क्या विपक्ष के अंदर ही सारे आपको दागी नेता नजर आते हैं? और कैसे वो दागी नेता आज भाजपा के अंदर जाकर कौन सा उनके पास डिटर्जेंट पाउडर है कि वहां पर जाकर वो पाक साफ हो जाते हैं? ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़े, क्योंकि हर सारे अगर सीनियर नेता चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के लिए प्रचार कौन करेगा? कभी देश के अंदर नहीं देखी कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री को किस तरह से रात के अंधेरे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि नेताओं के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, उनके ऊपर दबाव डाल के उनको भाजपा के अंदर या तो ज्वाइन करा दिया जाता है या उनको चुनाव लड़ने से आप देखिए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जाने के लिए मजबूर जो किया जा रहा है। जहां तक बात आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की कही, आप देखिए आज के समय के अंदर उनको पहले से इस बात का आभास था कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 9.5 साल तक इन लोगों ने बखान किया कि मनोहर लाल जी की सरकार जो रही प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी सरकार रही, पर देश भर में आप लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री का बदलाव वहीं होता है जहां पर उनके खिलाफ लोगों के अंदर एक रोष की भावना होती है। हम लोग ने, और आप देखिए दक्षिण हरियाणा से आज से पहले कोई भी हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें कोई हमारी सबसे बड़ी जो बॉडी है उसके अंदर कोई नहीं रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है। हमारे 83% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये बहुत एक डरावना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच है। मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनेता है जो कि अपनी राजनीति लोगों के हितों के लिए करता है और सरकार के विपक्ष में जाकर अपनी आवाज़ उठाता है, उसको आज दबाने का काम देश भर के अंदर हो रहा है। अब तो जो आज इनके खिलाफ बोलने का काम कर रहा है उसके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी हो रही है। हमारे सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे, आप देखिए उनके खिलाफ इन लोगों ने उस कार्रवाई करी। आपको लगता है कुलदीप बिश्नोई, नवीन जिंदल सब डर डर करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? ये तो हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। पर आज भी देश के अंदर लोग हैं जो इससे दबते नहीं है। जैसा कि आपने बात किया लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर, लगातार ईडी सीबीआई ने उनके ऊपर प्रहार किए पर वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटके। अहीरों की कोई सीट बनती है तो यही बनती है हमारी गुड़गांव की। ये सीट जो है तो अहीरों के कोटे में ही जानी चाहिए और पार्टी उसके बावजूद अगर किसी को भी मौका देती है तो हम उसके साथ है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ साक्षात्कार की कड़ी में जो खास मेहमान मौजूद हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चिरंजीव राव जी हमारे साथ मौजूद हैं, रेवाड़ी से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक है रेवाड़ी से। इनको पार्टी ने आज ही एक अन्य नेता के साथ राजस्थान के प्रभारी का दायित्व दिया है, राष्ट्रीय सचिव बनाया है इन्हें। आपको सबसे पहले तो दोनों जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बहुत बधाई एनजेपी परिवार की। धन्यवाद महेश जी। अभी सीधा आपको राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है, चैलेंज है। एक राजस्थान में पीछे भाजपा की सरकार आई है, तो कब तक राजस्थान पहुंचेंगे आप जो है? महेश जी, बहुत जल्द मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलकर जो भी वो दिशा निर्देश देंगे उसके तहत हम लोग काम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, राजस्थान में आज वैसे तो बीजेपी की सरकार है, पर आपने हमेशा देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जिसकी भी सरकार आती है वहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। पर उसके बावजूद भी अब की बार जब चुनाव हुआ तब हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने बखूबी वो चुनाव लड़ा और करीबन 70 सीटें हमारी वहाँ पर आई। और जैसा कि हमारा तो सटा हुआ इलाका है पूरा राजस्थान के लगता, आपने तो दोनों हरियाणा राजस्थान की राजनीति को करीब से देखा है, तो मेरे को जो भी दायित्व इनकी तरफ से दिया जाएगा उसको हम लोग निभाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हरियाणा ही नहीं राजस्थान में भी जाकर जितने भी हमारे राजस्थान में लोग हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया है उनको जीत सुनिश्चित करें। और राहुल जी ने जो जिम्मेदारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, और हमारे जो संगठन महासचिव हैं केशव वेणुगोपाल जी, उन्होंने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है उसको हम पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। हम आपसे राजस्थान और हरियाणा दोनों प्रदेशों की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं। एक भाजपा की ओर से लगातार आरोप आ रहा है कि कांग्रेसी मैदान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, कोई सीनियर नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, विशेष रूप से हरियाणा का नाम लिया जा रहा है। चिरंजीव राव की क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, देश भर में आप देखिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे हमारे भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं रहे छत्तीसगढ़ के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी का जो हमारी पीसीसी अध्यक्ष है उनका ही आज आया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
और भी बहुत सारे नेता हैं। कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं अगर उनको पार्टी कहेगी। दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार प्रचार कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनको जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़े, क्योंकि हर सारे अगर सीनियर नेता चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के लिए प्रचार कौन करेगा? ये तो पार्टी को देखना है कि किस व्यक्ति को वो चुनाव लड़ाएंगे और कौन पार्टी के लिए अलग-अलग प्रदेशों के अंदर प्रचार करे। जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो पूरे हरियाणा के अंदर जाकर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो इसी तरीके से जिसको जो ज़िम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी, मुझे लगता है वो उसको बखूबी निभाएगा भी। और हम सब लोगों ने संकल्प लिया हुआ है कि एक ऐसी सरकार आज देश के अंदर है जो हर जो वर्ग है उसको आज परेशान किया हुआ है। आप देखिए वेंडेटा पॉलिटिक्स आज से पहले हम लोगों ने कभी देश के अंदर नहीं देखी कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री को किस तरह से रात के अंधेरे के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। उससे पहले आपके जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनको किस तरह से गिरफ्तार किया जाता है। तो जो ये चलन आज राजनीति के अंदर चल रहा है कि जो लोग आज आपके साथ नहीं हैं, उनके ऊपर ईडी का दबाव डाल के, सीबीआई का दबाव डाल के उनको अपनी तरफ किया सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बखूबी हम लोग देख रहे हैं, आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि नेताओं के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, उनके ऊपर दबाव डाल के उनको भाजपा के अंदर या तो ज्वाइन करा दिया जाता है या उनको चुनाव लड़ने से आप देखिए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जाने के लिए मजबूर जो किया जा रहा है। आज जनता उस चीज़ को देख रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आज चाहे जनता के अंदर जो रोष है, जो मुझे लगता है आने वाले जो लोकसभा चुनाव आएंगे उसके अंदर वो निकल कर आएगा। आज आप देखिए हर वर्ग इस सरकार से परेशान है, चाहे मजदूर वर्ग हो, कर्मचारी हो। आज आप देखिए अभी पिछले दिनों में एक डाटा निकल के आया है जिसके अंदर हमारे 83% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये बहुत एक डरावना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच है कि आज जब युवाओं के पास नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो आने वाले देश किस दिशा के अंदर अब जाएगा। जब 27% हमारी देश की जो आबादी है, जो युवा है, उसके अंदर 83% उसके अंदर से अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो हम भली बात समझ सकते हैं कि देश का जो भविष्य है वो किस ओर जा रहा है। हम एक बात करें, अभी आप जो बता रहे हैं कि ईडी अपना काम कर रही है, दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी का, सीबीआई का, दूसरी सरकारी संस्थाओं का। हमारी कल ही भाजपा के सीनियर लीडर ओम प्रकाश धनखड़ से बात हुई है। उनका कहना है कि 9 नोटिस दिए गए केजरीवाल को। 9 नोटिस उन्होंने जो है रिसीव नहीं किए, बार बार टरकाते रहे। आखिर चुनाव नज़दीक आ गए तब जा करके जो है उन्होंने जो ईडी के सामने जो पेश हुए हैं, तो उन्होंने देरी की, इस कारण ये चुनाव का समय लग रहा है। ईडी तो अपना काम शुरू से ही कर रहे थे, अगर वो दूध के धुले होते तो उनको अपनी सफाई में पहले नोटिस पर ही जा करके बता देना चाहिए। देखिए महेश जी, आप भी जानते हैं हमारे सांसद अभी जो नवीन जिंदल रहे थे पिछले दिनों में, उनके ऊपर ईडी की रेड इन्होंने लगातार करवाई और उनको इन्होंने फिर अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन करा लिया। जहाँ तक बात आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की कही, आप देखिए आज के समय के अंदर उनको पहले से इस बात का आभास था कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको किस तरह से छुपना पड़ा था कई दिन तक ईडी की कार्रवाई से कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है आज आप जानते हैं कि चुनाव जब 3 महीने जब रह गए थे, उससे पहले उनको गिरफ्तार करना, अगर आपको कोई कार्रवाई इस तरह की करनी थी जो आपने 9 नोटिस उनको दिए, उससे पहले भी आप उनके घर जाकर तो उनसे पूछताछ कर सकते थे। अब जब चुनाव अपने सर के ऊपर खड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं कोर्ट की तरफ से भी ये निकल कर आया है, आपने कल पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको अपना इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है उससे। और जब ये केस ईडी के कोर्ट के अंदर, जब आपका हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, उसके अंदर क्या उनको ऐसी जल्दबाजी हुई कि रात के अंधेरे में जाकर उनको गिरफ्तार करना पड़े। तो ये आज चीज़ें जो है आज देश इस चीज़ को देख रहा है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि अजीत पवार के ऊपर कितने हमारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि 7,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, उनको साथ इन लोगों ने ले लिया, शपथ दिला दी जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा हम जनार्दन रेड्डी हो, कोई हो, जनार्दन रेड्डी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने। अच्छा, आपकी दुरुपयोग की बात को हम मानते हैं, आप लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, कहीं ना कहीं मन में, क्योंकि ईडी सीबीआई सारी कार्रवाई वहाँ चल रही है बिहार में, कहीं ना कहीं मन में कभी डर रहता है कि उनकी जो आँच है, उनकी आड़ लेकर के, या उनकी आँच जो है यहाँ तक आप तक भी कभी इस तरह पहुँच सकती है, कभी डर लगता है?
देखिए, जब आपको याद होगा जब बंसीलाल जी की सरकार थी तब उन्होंने हमारे खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी कराई थी, उसके अंदर कुछ निकल के नहीं आया था। और अब तो मेरी शादी को करीबन 12 या 13 साल हो गए हैं। आज तक हम बेदाग हैं। मेरे पिता 3 बार मंत्री रहे प्रदेश के अंदर, आप लोगों ने देखा है। उनकी साफ छवि है, आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि कोई भी राजनेता है जो कि अपनी राजनीति लोगों के हितों के लिए करता है और सरकार के विपक्ष में जाकर अपनी आवाज़ उठाता है, उसको आज दबाने का काम देश भर के अंदर हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, ममता बनर्जी जो हमारी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी, सुरेन जी के ऊपर होनी, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर होनी, अखिलेश यादव जी के खिलाफ भी आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में इन लोगों ने सीबीआई का नोटिस जारी किया। जी जी। तो जो आज इनके खिलाफ बोलने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी हो रही है। हमारे सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे, आप देखिए उनके खिलाफ इन लोगों ने उस कार्रवाई करी, जबकि उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। पर किसी व्यक्ति ने जो सही आवाज़ उठाई है, उसको कहीं न कहीं दबाने का काम आज जो देश भर के अंदर हो रहा है, मुझे लगता है इस तरह की जो कार्रवाई है आज जनता उसको देख भी रही है। और आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो आज लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि भई क्या विपक्ष के अंदर ही सारे आपको दागी नेता नज़र आते हैं? और कैसे वो दागी नेता आज भाजपा के अंदर जाकर कौन-सा उनके पास डिटर्जेंट पाउडर है कि वहाँ पर जाकर वो पाक साफ हो जाते हैं और वहाँ उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगते। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपने देखा होगा कुलदीप बिश्नोई जो आज भाजपा के अंदर है, उनके ऊपर भी इस तरह की ईडी की कार्रवाई हुई थी। उनको बीजेपी ने आपको अपनी लगता तरफ है ज्वाइन कुलदीप करवा लिया। बिश्नोई, नवीन जिंदल सब डर डर करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? ये तो हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, आप लोगों ने भी तो देखा डरा डरा होगा। करके आपकी पार्टी को कमजोर कर देंगे? देखिए, ये तो मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा ये तो कुठाराघात है उसके ऊपर कि अगर आप इस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। पर आज भी देश के अंदर लोग हैं जो इससे दबते नहीं है। जैसा कि आपने बात किया लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर, लगातार ईडी सीबीआई ने उनके ऊपर प्रहार किए, पर वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटके, कभी वो बीजेपी की तरफ नहीं गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों से हम हमेशा लड़ेंगे। आज तो मेरे ख्याल से समझौता हो गया है। आज समझौता फाइनल हो गया है। तकरीबन 26 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी, 9 सीटों पे हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और करीबन 5 सीटों पे लेफ्ट के साथ ही हमारे वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आज एक समय आ गया है कि जो भी लोग हैं, जो सही मायने में देख रहे हैं कि किस तरह से जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से आज बेरोजगारी है, आज अपने चरम के ऊपर है। हरियाणा को तो हम हर साल डाटा आ रहा है, सीएमआई की रिपोर्ट आपने भी देखी वो होगी। खारिज करते रहे मनोहर लाल तो और अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जो पिछले 5-6 साल से उसको खारिज करते जा रहे थे, पर अब की बार जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तब उन्होंने उसी का हवाला दिया कि सीएमआई की डाटा के हिसाब से अब की बार हमारे जो आंकड़े हैं वो बेहतर हुए हैं। अच्छा, एक उसको तरफ स्वीकार आप उसको कर लिया। नकारते हैं और जब उसके नतीजे कुछ आपके पक्ष में आते हैं तब उसको आप उसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि अब हमारा जो रोजगार है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। आप लोगों ने भी देखा होगा 9.5 साल तक इन लोगों ने बखान किया कि मनोहर लाल जी की सरकार जो रही प्रदेश के अंदर सबसे अच्छी सरकार रही। पर देश भर में आप लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री का बदलाव वहीं होता है जहां पर उनके खिलाफ लोगों के अंदर एक रोष की भावना होती है। हम लोगों ने भी देखा किस तरह से मुख्यमंत्री का रातों रात बदलाव करना, और ये दर्शाता है कि आज हरियाणा के अंदर भारी रोष प्रदेश सरकार। इस बदलाव को कैसे देखते हैं? नायब सैनी का आना, मनोहर लाल का जाना, चिरंजीव राव किस दृष्टि से देखते हैं इसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आपको लगता था कि मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम 9.5 साल के अंदर किया, या तो इनको समय देते 2 साल का, चुनाव से आप उनको 2 साल पहले बनाते तो नायब सिंह सैनी जी के पास समय होता अपना काम दिखाने का, या इनको चुनाव के बाद अगर ये आ जाते सत्ता में, वैसे तो इनको सत्ता में आना नहीं था, क्योंकि इन्होंने ये करा इसलिए है कि भाई हम लोग हमारा जो कैप्टन है उसको बदल दें और टीम हम वही रखेंगे। पर आप भी जानते हैं कि जो पूरी टीम है 11 लोगों की, वो एक क्रिकेट मैच को खेलती है जिस तरह से, उसी तरह से राजनीति के अंदर होता है। आपने केवल मात्र कप्तान बदलने से टीम में
कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यही इन्होंने यहाँ पर किया है। मनोहर लाल जी ने जिस तरह से 9.5 साल के अंदर, आज आप देखिए प्रदेश के अंदर बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया। नायब सिंह सैनी जी का तो एक तरह से बलि देने का काम ये लोग कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय में जब ये चुनाव हारेंगे तब ये कहेंगे नायब सिंह सैनी जी के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ दिया जाए। और मनोहर लाल जी ने कहीं ना कहीं एक सेफ एग्जिट लेने का काम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले क्रिकेटर, फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, फिर विधायक, अब राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव। हम गुड़गांव की राजनीति की बात करें, राव इंद्रजीत मैदान में भाजपा की ओर से, कैप्टन परिवार से चिरंजीव राव भी मैदान में आ सकते हैं। भाई जी देखो, आपको याद होगा मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत जो की थी, आपने सबसे पहले उसको कवर भी किया था। मैंने एक क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया था अपने दादाजी की याद के अंदर 2007 के अंदर। फिर 2010 में जब युवा कांग्रेस के चुनाव आए तो दक्षिण हरियाणा के अंदर पहला अध्यक्ष मैं यहाँ से बना। 2016 के अंदर पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर। और 2019 में पार्टी ने विश्वास दिखाते हुए मेरे ऊपर, यहाँ की जनता ने मुझे पहली बार ही चुनकर यहाँ से भेजा, यहाँ की जनता ने। और आप देखिए दक्षिण हरियाणा से आज से पहले कोई भी हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें कोई हमारी सबसे बड़ी जो बॉडी है उसके अंदर कोई नहीं रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है। जहाँ तक बात आपने चुनाव लड़ने की कही, मेरा ये मत ये है कि भाई पार्टी जो भी फैसला करती है हम उसके साथ हैं। और हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। मेरे पिता सन 1989 के अंदर पहली बार कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे उपचुनाव के अंदर। 6 बार यहाँ की जनता ने उनको चुनकर भेजा। आज के समय के अंदर इससे पहले वो वित्त मंत्री तक गए, जो कि प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर की पोस्ट होती है सिवाय सीएम के। उसके अलावा हमारे पास सारी पोस्ट कहीं ना कहीं रही। उसके बाद उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और अब मुझे मौका दिया है। हमारे ऊपर तो कांग्रेस पार्टी के बहुत मुझे लगता है कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा है। और आने वाले समय के अंदर भी जहां पार्टी हमें मौका देगी हम उसके लिए। एक गैर यादव को लाने की बातें चल रही है। आपके फादर साहब की तरफ से भी एक बयान पिछले दिनों क्या आजकल में ही मैं सुन रहा था कि कोई गैर यादव को गुड़गांव से लड़ा दिया जाए, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से। आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए मेरा ये मानना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये तो फैसला है, ये पार्टी हाईकमांड का है किसको वो मौका देती है। पर हमने आज से पहले हमेशा देखा है कि अहीरों की कोई सीट बनती है तो यही बनती है हमारी गुड़गांव की। क्योंकि जो हमारी ये महेंद्रगढ़ भिवानी की जो सीट है, इसको अलग करने के बाद अकेला आप देख रहे हैं कि एक ही सीट बच जाती अहीरों की बचती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी हाईकमांड को ये सीट जो है तो अहीरों के कोटे में ही जानी चाहिए। और पार्टी उसके बावजूद अगर किसी को भी मौका देती है तो हम उसके साथ है, पूरी निष्ठा के साथ उसके लिए काम करेंगे। अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आप राजस्थान जाएंगे, राजस्थान को देखा समझा हुआ है, आपके लिए कोई राजस्थान नया नहीं है। वहाँ पर एक आवाज़ आती है बीच बीच में कि युवाओं को आगे आने दो। ऐसा माना जाता है कि अशोक गहलोत पर निशाना साधने के लिए पायलट लॉबी ऐसा करती है। बहुत ज़्यादा आपसी फूट वहाँ पर ऐसी बताई जा रही है। बड़ा चैलेंज है। इस सब के बीच किस तरह उस चैलेंज को जो पूरा कर पाएंगे? जो महेश जी, मेरे को पार्टी ने समय समय पे अलग अलग जिम्मेदारी दी। मुझे कुछ दिन राजस्थान में भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद मुझे भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर गुजरात में काम करने का मौका मिला। और बहुत लंबे समय तक मुझे मध्य प्रदेश के अंदर काम करने का मौका मिला। उस वक्त भी हम लोगों ने देखा वहाँ भी धड़ेबाजी थी, चाहे कमलनाथ जी हों, एक तरफ ज्योतिराज सिंधिया थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ इससे भी ज़्यादा धड़ेबाजी थी। और उसमें हमने बहुत कड़ी मेहनत करते हुए कम से कम 3 बार तक लगातार बीजेपी की सरकार वहाँ रही। जब हम लोग वहाँ थे तब हम लोगों ने वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। बाद में आप लोगों ने भी देखा किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने वहाँ सत्ता परिवर्तन कर दिया। उसी तरीके से उसी तरह से हम लोग राजस्थान में काम करेंगे। चाहे अशोक गहलोत जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, पर आज आने वाले समय में आप जानते हैं सचिन पायलट जी एक बड़ा चेहरा है देश के अंदर ही नहीं, राजस्थान के अंदर भी। तो दोनों हमारे जो नेता हैं उनके दिशा निर्देश पे काम करेंगे, समन्वय के साथ। जी। हमारे वहाँ प्रदेश अध्यक्ष डटोसरा जी हैं उनके साथ, और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं रंधावा जी, उनके साथ मिलके हम लोग वहाँ काम करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी
कि सभी लोकसभा सीटों के ऊपर एक समन्वय बनाकर हम लोग वहाँ जीत दर्ज करवाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपने एनजेपी को समय दिया, आपको बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद महेश जी और पूरे एनजेपी हरियाणा जिन्होंने मुझे मौका दिया आज यहाँ बात रखने का। थैंक